नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गारंटी वाली सियासत की बात हम करेंगे। आप दुकान पर सामान खरीदते वक्त पूछते हैं गारंटी है या नहीं। मतलब ये कि गारंटी शब्द एक भरोसा जगाता है, विश्वास बढ़ाता है, लेकिन सियासत में गारंटी शब्द एक प्रयोग है या महज संयोग है। हम इसका विश्लेषण करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को गारंटी दी है। गारंटी ये कि चुनाव जीते तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। तो क्या सियासत में गारंटी सिर्फ एक चुनावी जुमला है या फिर काम करने का नया तरीका है? आखिर अरविंद केजरीवाल की गारंटी का मतलब क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। पंजाब में चुनावी रेस का अभी सिर्फ ट्रैक तैयार हुआ है। कुछ खिलाड़ी वार्म अप करने में जुटे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रेस को लेकर सियासी रोमांच बढ़ा दिया। तो क्या दिल्ली दाव से पंजाब जीतेंगे केजरीवाल? दिल वालों की दिल्ली पर राज करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटी का दायरा बढ़ा दिया। अब पंजाब की जनता को ठीक वैसा ही फायदा मिल सकता है जैसा दिल्ली वालों को मिल रहा है, यानी मुफ्त बिजली। दिल्ली मॉडल का सार यही है। ये वादा नहीं, केजरीवाल की गारंटी है। चंडीगढ़ पहुंचे केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चला और 2022 में अपने चुनावी घोषणा पत्र का ट्रेलर रिलीज कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब मुझे पता है कुछ पत्रकार कहेंगे दिल्ली में तो 200 देते हो, यहाँ 300 क्यों? पूछोगे ना? तो उसका जवाब है दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाए। दिल्ली में 73% लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, तो पंजाब में केजरीवाल के प्लान से 80% लोगों का बिजली बिल जीरो आएगा। केजरीवाल की सियासी लाइन एकदम क्लियर है। मुफ्त में बिजली और पानी से दिल्ली वालों की जिंदगी बदल डाली। अब उसी दिल्ली मॉडल की तर्ज पर पंजाब में बदलाव लाने की अपनी गारंटी बढ़कर सुनाई। पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73%, 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है। पंजाब में लगभग 77 से 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो आया करेगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। दूसरा, जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। विरोधियों को केजरीवाल की गारंटी में खोट नजर आ सकती है। विरोधी इसे चुनावी जुमला या झुंझुना कह सकते हैं, लेकिन केजरीवाल के पास पूरा कैलकुलेशन है, और तो और दिल्ली में गारंटी को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड भी। तो ये 3 बड़े-बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा। सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट तक मुफ्त में बिजली तक केजरीवाल की गारंटी सीमित नहीं है। ओवर बिलिंग हो या फिर 24 घंटे बिजली, केजरीवाल पूरी टाइमलाइन तैयार कर चुके हैं। आप पूछोगे कि कितने दिन में पूरे करूं? उनके वादे तो 5 साल हो गए, तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने सारे बिजली के बिल
माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर मेरे को 2.5 साल लगे थे। पंजाब के दंगल में केजरीवाल ने बड़ा दांव चल दिया। पिछले दिनों ये ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सिख मुख्यमंत्री होगा, और इस बार केजरीवाल ने अपने मिशन और विजन का पूरा ब्लूप्रिंट रख दिया। पंजाब में भी अब दिल्ली का मॉडल लागू होगा, ऐसी गारंटी अरविंद केजरीवाल पंजाब के लोगों को देकर गए हैं। दिल्ली में भले ही 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती हो, लेकिन पंजाब में 300 यूनिट तक प्रति घर मुफ्त बिजली मिलेगी, ऐसी भी गारंटी अरविंद केजरीवाल देकर गए हैं। हालांकि इस तरह की घोषणाएं इलेक्शन मैनिफेस्टो में होती हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद केजरीवाल समझ गए हैं कि मुफ्त की चीजें वोटरों को कभी भी दो वो उन्हें पसंद आती हैं और लुभाती हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। तो 2022 की चुनावी बिसात बिछ गई है। इस बिसात पर सबसे बड़ा दाव अरविंद केजरीवाल ने चल दिया है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का दाव। क्या पंजाब की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगी? कांग्रेस और अकाली दल से लेकर बीजेपी का रिएक्शन क्या रहा, आज आपको ये सुनना और समझना चाहिए जरा। दिल्ली में मुफ्त बिजली है, सरकार भी नफे में चल रही है, बिजली कंपनियां भी नफे में चल रही है। ये जादू है, ये केवल हमें करना आता है। केजरीवाल के जादू वाले सियासी फन ने पंजाब के नेताओं की नींद उड़ा दी है। 2017 में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में 400 यूनिट तक हाफ करने का ऐलान करके दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी आम आदमी पार्टी। अब की बार केजरीवाल ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की गारंटी दी है। कांग्रेस हो, अकाली हो या बीजेपी, सभी के अरमानों पर झाड़ू फेरने का प्लान केजरीवाल ने तैयार कर लिया है। राजनीति में आए थे उस वक्त मैंने ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी थी, और दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो पत्रकारों ने यही पूछा था मेरे से कि जी पैसा कहाँ से लाओगे, सारा फाइनेंसेस खराब हो जाएंगे, दूसरी पार्टियां भी फ्री की बात करती हैं, आप भी फ्री की, पैसा कहाँ से आएगा। आज 6-7 साल के बाद हमने करके दिखाया। केजरीवाल ने जो कहा उसके सियासी मायने बड़े हैं। अभी पंजाब में 300 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट 5 रुपए 84 पैसे चुकाने पड़ते हैं, यानी हर महीने 1782 रुपए। ऐसे में अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पंजाब के 80% लोगों को 1782 रुपए महीने का फायदा होगा। सबसे ज्यादा मैं महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं, जिनको अपने घर चलाना होता है, खर्चा चलाना होता है। इसके बाद मैं समझता हूं कि उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। जो बिजली के पुराने बिल माफ किए जाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जाएगी, उनके पास पैसा बचेगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगी वो। केजरीवाल ने पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का दांव चला तो करंट सीधे कांग्रेस को लगा। सब करेंगे, भरोसा रखो। केजरीवाल हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में भी ऐसे ही एग्रीमेंट हमारे से पहले वाले करके गए थे। मैंने जैसा बताया दिल्ली में मैंने करके दिखाया है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया है पंजाब के अंदर भी करके दिखाएंगे, मेरी गारंटी है। मैं ऐसे नहीं बोलता, सारी कैलकुलेशन करके आया हूं, सब कुछ करके आया हूं। जैसे दिल्ली में करके दिखाया ऐसे पंजाब के अंदर जिस दिन सरकार बनेगी 2 दिन के अंदर आप हमसे ये डिसीजन ले लेना। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, गरीबों और दलितों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है।
लेकिन केजरीवाल ने इस लिस्ट से बैरियर हटाने की बात कही है। केजरीवाल के एक्शन प्लान पर अकाली दल का रिएक्शन भी आया। ईमानदार सरकार आएगी, दिल्ली में मैंने करके दिखाया और कंवर साहब को सारा पंजाब जानता है कितने सख्त पुलिस अफसर रहे हैं। इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन आई है तो पंजाब याद आ गया। पंजाबी अपना फैसला आप करेंगे। दिल्ली दरबार, केजरीवाल का रिमोट कंट्रोल पंजाब में नहीं चलना। पंजाब के लोगों की इतनी समझ है कि पंजाब के भले में क्या है। हम पंजाबी रीजनल पावर अपने हाथ में मांगते हैं कि हमको चाहिए स्टेट राइट्स। ये नहीं कि दिल्ली दरबार हमको कंट्रोल करेगा। और जो बात केजरीवाल इधर कर रहे हैं, दिल्ली वो चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली तो देते नहीं है। दिल्ली 200 यूनिट माफ है और अगर 201 यूनिट हो जाए तो सारे का बिल लगेगा। दिल्ली मॉडल अब पंजाब के चुनावी अखाड़े में पहुंच चुका है। अब बीजेपी बोल रही है कि दिल्ली की तरह पंजाब की जनता केजरीवाल के झांसे में फंसने वाली नहीं। आपको मोटा मोटा बता दूं, दिल्ली में 5 साल, मैं तो उम्र में भी छोटा हूं, आप लोगों से एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं, लेकिन दिल्ली में 5 साल का मेरा छोटा सा अनुभव ये बताता है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। दिल्ली में अच्छी नीयत वाली सरकार आई, सारे काम हो गए। यहां पंजाब में अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, आप ये रेता माफिया खत्म कर दो, शराब माफिया खत्म कर दो, ये सारे माफिया खत्म कर दो, पैसे की बौछार हो जाएगी। पैसे की कमी नहीं है पंजाब के अंदर। वो दिल्ली के लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो गए थे 200 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद, लेकिन एक मूलभूत सुविधाओं को लोगों को खत्म करके एक हाथ से जनता से पैसा लेता है, दूसरा से देने का काम करता है। डीटीसी में फ्री राइडिंग केजरीवाल साहब ने की थी। डीटीसी की बस जहां 6000 चला करती थी, वहाँ 2500 के करीब बस रह गई हैं। अब बस ही नहीं होंगे तो लोग फ्री राइडिंग कैसे करेंगे? तो जहां तक मूलभूत सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। 70% इलाके के लोगों को 500 से 1000 रुपये में टैंकर लेना पड़ता है। 200 रुपये बिजली के छूट दिए, 500 रुपये का बिजली का पानी का टैंकर लोग खरीद रहे हैं। तो इसलिए वो गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। पंजाब के लोग आने वाले नहीं है। पंजाब चुनाव में केजरीवाल ने मुद्दों को चुन लिया है, जिसे लेकर मैदान में ताल ठुकेगी, फिर चाहे मुफ्त बिजली हो या फिर पंजाब की भावनाओं से जुड़ा हुआ बेअदबी का केस। केजरीवाल ने अपना पासा फेंक दिया। अब देखना है केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का काउंटर दूसरी पार्टियां कैसे करेंगी। मंजीत सहगल, आज तक। जी हाँ, मेहनत बाकी पार्टियों को करना है। अब सोचिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पैर पसारने के लिए वहां पंजाब में अरविंद केजरीवाल पसीना बहा रहे हैं, लेकिन यहां पर तो कांग्रेस पार्टी आपसी घर की लड़ाई में ही पसीना बहा रही है। कैप्टन और सिद्धू के बीच में अभी भी ठनी हुई है। सिद्धू राजधानी में पहुंचे हुए हैं, मामला सुलझाने की कोशिश है हाईकमान की तरफ से, लेकिन क्या मामला वाकई सुलझेगा? पंजाब कांग्रेस में कलह को दूर करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया। मंगलवार को सिद्धू दिल्ली पहुंचे। सियासी कयासबाजी लगती रही कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन शाम होते ये खबर आई कि आज मुलाकात नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि सिद्धू दिल्ली में ही है और मुमकिन है कि बुधवार को मीटिंग हो। सूत्रों से पता चला है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए फॉर्मूला निकाला गया है। उसी फॉर्मूले के तहत 2 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन डिप्टी सीएम, दूसरा ऑप्शन चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी में एंट्री। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने डिप्टी सीएम का ऑफर ठुकरा दिया है। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर में काम करना नहीं चाहते। तो क्या अब चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी में एंट्री के फॉर्मूले से सुलह का रास्ता निकल आएगा? क्या पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर और सिद्धू के टकराव से आया सियासी तूफान थम जाएगा? पंजाब की पिच तैयार है, कप्तानी अमरिंदर के पास है, मगर मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए सिद्धू उतरेंगे या नहीं, इस पे संशय जारी है। और इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए सिद्धू की दिल्ली दस्तक हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो पंजाब का पूरा स्टेक है ना, उसे समझना है कि अगर ये विवाद दोनों के बीच का, कैप्टन सिद्धू के बीच का ये विवाद नहीं सुलझता है तो फिर क्या होगा? हिट विकेट का मामला बनेगा या कैप्टन अमरिंदर किसी तरह से समझा लेंगे? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पार्टी के अंदर बगावत का ये पहला मामला नहीं। पिछले कार्यकाल के दौरान भी राजिंदर कौर भट्टल ने मोर्चा खोला था।
वो साल था 2005। राजेंद्र कौर ने 25 विधायकों के गुट के साथ दिल्ली में डेरा डाल दिया था। मांग यही थी कि तत्काल मुख्यमंत्री के पद से कैप्टन अमरिंदर को हटाया जाए। तब आरोप लगे थे कि कैप्टन मनमानी करते और कुछ चुनिंदा अफसर और विधायकों की सुनी जाती है। उस बार सोनिया गांधी के समर्थन से कैप्टन की कुर्सी बच गई थी और विरोध की आवाज को दबा दिया गया। एक बार फिर कैप्टन के खिलाफ असंतोष का आक्रोश फूटा है। इस बार बागी गुट में मुखर चेहरा बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू का है। बीते 2 महीने से पंजाब कांग्रेस में कलह मची हुई है। ये तब है जब मई में सुलह के लिए राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब प्रभारी हरीश रावत और जेपी अग्रवाल की 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। अमरिंदर समेत कई नेताओं की पेशी हुई, लेकिन मंथन से सिर्फ सुलह की नई तारीख निकली। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की वर्किंग स्टाइल से जो नाराज हैं, उसकी लिस्ट आपको बताते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और राणा केपी सिंह समेत 23 विधायक। बीते 2 वर्षों से पंजाब कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी देखने को मिली, जिसका विराट स्वरूप चुनाव से 10 महीने पहले सामने आया। सिद्धू के कैबिनेट से आउट होते ही कलह की आशंका जताई गई थी। हुआ भी ठीक वैसा ही। महत्वाकांक्षी सिद्धू ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिद्धू का सीधा आरोप है कि कैप्टन अमरिंदर विरोध में आवाज उठाने वाले नेताओं को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सिद्धू क्या तो कांग्रेस के इस आपसी झगड़े में अभी राह काफी दूर की दिखाई देती है। हालांकि सिद्धू अभी दिल्ली में है, लेकिन आज राजधानी में ही बड़ी बैठक हुई है, उस पर हम नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक की है गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, और माना जा रहा है कि ड्रोन अटैक जो जम्मू में हुआ है उसी को लेकर ये बैठक की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। और बैठक में ड्रोन पॉलिसी बनाने पर चर्चा हुई है, क्योंकि भारत में जम्मू में पहली बार किसी मिलिट्री टारगेट पर ड्रोन से अटैक हुआ था। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी इस बैठक में मौजूद रहे और इसमें एक ड्रोन नीति बनाने पर चर्चा की गई है। ड्रोन हमला अगर इस तरह का होता है तो उस पर सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, कैसे उसे डिटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उसे रोका जा सकता है, इन सब पर चर्चा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ हुई बैठक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज बैठक हुई उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी, और इसी के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी शामिल थे। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। इसी बीच फैक्ट फाइंडिंग समिति ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात ये बताई है कि हिंसा सुनियोजित थी, राजनीति से प्रेरित थी। सपोर्ट नहीं करोगे तो कई लोग भाग के दूसरे स्टेट्स में चले गए, वहाँ कैंप्स में रह रहे हैं। वो इतने डरे हुए हैं कि वो वापस नहीं आना चाहते। मतवा कम्युनिटी जो है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, क्योंकि वो उन्होंने शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया होगा, उनके साथ इतना अत्याचार किया गया, उनको पीटा गया, मारा गया, उनके जो मंदिर हैं वो तोड़ दिए गए। तो इससे ज़्यादा अत्याचार क्या हो सकता है? यहाँ आपको ये समझना है कि सिविल सोसाइटी की 5 सदस्यीय कमेटी बंगाल गई थी। कमेटी में पूर्व आलाधिकारी से लेकर पूर्व न्यायाधीश शामिल थे। फैक्ट फाइंडिंग समिति की बड़ी बातें आपको बताते हैं। नंबर 1, चुनाव बाद 16 जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। नंबर 2, महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। नंबर 3, हिंसा की घटना सुनियोजित और राजनीति से प्रेरित। नंबर 4, मतवा समाज को चिन्हित करके हमला किया गया। नंबर 5, हमले में कई माफिया और अपराधी शामिल थे। नंबर 6, हिंसा के लिए बॉर्डर पार से घुसपैठ का शक है। नंबर 7, थाने में पीड़ितों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी का कहना है कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की आप बीती रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब हमारे भाग में कहीं नारियों का अपमान करना नहीं लिखा है, पर जिस तरह से नारियों को सिंगल आउट किया गया, बच्चियों को सिंगल आउट किया गया, और उसमें भी जैसे जो बलात्कार के केसेस हैं उनमें भी जिस तरह का एक्सट्रीम इमोशनल वायलेंस किया गया, जैसे पिता के सामने पुत्री को निर्वस्त्र करना,
या फिर 60 साल की बूढ़ी औरत को बलात्कार करना उसके पुत्र के सामने, ये सब तो भावनात्मक आतंक फैलाने की साजिश है कि आप इमोशनली किसी को इतना टेरराइज कर दीजिए कि वो अपना सर ना उठा पाए, अपनी मर्जी से सोच ना पाए। चुनाव बाद बीजेपी ने टीएमसी पर संगीन इल्जाम लगाए थे और अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि इल्जाम 100% सच है। टारगेट करे हैं जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो सपोर्ट करे हैं और उनका जो वोटर्स है, उनका बूथ एजेंट्स है, उनका ऑफिस बेरर्स है फील्ड लेवल का, उनके ऊपर अटैक्स हुआ है। वो भी खाली अटैक नहीं है, पूरा अनप्रेसिडेंटेड अट्रॉसिटीज। वुमेन आर रेप्ड, हाउसेस आर डिस्ट्रॉयड, शॉप्स आर बर्न्ड। इवन द कॉमन विलेज को एक गांव में चूड़ा मेजॉरिटी वोट दिए हैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, गांव का जो ब्रिज है, ब्रिज को डिमोलिश कर दिया है जेसीबी से। फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय से कई अहम सिफारिशें की है। नंबर 1, सामान्य हालात की वापसी। नंबर 2, गांव से जिले लेवल तक पीस कमेटी का गठन। नंबर 3, हिंसा पीड़ितों की आर्थिक मदद। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच। नंबर 5, एसआईटी टीम में बाहर के अफसरों को जिम्मेदारी। एनआईए क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ की जांच करे। नंबर 7, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। सभी एमपीज और एमएलएज याद रखिए, मुझे मालूम है आपको कष्ट है, ये कष्ट आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और ममता जी के इस मानसिकता को प्रजातांत्रिक तरीके से नस्तो नाबूद करेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेगा, ये देखना अहम होगा। तो बंगाल की ये रिपोर्ट, जिससे पहले भी विवाद था और एक बार फिर से विवाद, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी में ठन गई है। राज्यपाल के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इन सब के मद्देनजर चुनाव के बाद की हिंसा पर ये रिपोर्ट और उसके डिटेल्स आपने देखी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण से क्या हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है? रवि किशन, सांसद भारतीय जनता पार्टी, वो भी गोरखपुर के कश्मीर कांड पर बोल रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धर्म परिवर्तन के शोले अब और धधकने लगे हैं। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सिख समुदाय धर्म परिवर्तन पर भड़क रहा है, तो यूपी में फैले धर्मांतरण के रैकेट पर नए नए खुलासों से बात हिंदुओं के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी प्लानिंग तक पहुंची है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने धर्म परिवर्तन को देश का सबसे गंभीर मुद्दा बता दिया है। देश में धर्मांतरण का मुद्दा अब बहुत बड़ा बन चुका है। क्या बहुत बड़ी साजिश के तहत धर्मांतरण किया जा रहा है? क्या धर्मांतरण देश के लिए आतंकवाद से भी ज्यादा घातक है? क्या देश में धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही? बीजेपी सांसद रवि किशन तो धर्मांतरण के मुद्दे को संसद में उठाने वाले हैं। धर्मांतरण के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आज धर्मांतरण रैकेट का सबसे बड़ा भंडाफोड़ होने जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर मामला अब संसद तक पहुंच सकता है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने धर्मांतरण को धार्मिक आतंकवाद और देश विरोधी ठहराते हुए इसे लोकसभा में उठाने का ऐलान किया है। रवि किशन कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को खत्म करने की बड़ी साजिश है, लेकिन इसके इतर जो सच्चाई है उस पर गौर करिए। कैसे यूपी में धर्मांतरण रैकेट काम कर रहा था। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण गैंग के 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, इरफान शेख और राहुल भोला। सूत्रों की माने तो राहुल भोला ने अब तक 7 मूक बधिर छात्रों का धर्म परिवर्तन कराया। आरोपी मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान ने 6 मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कराया। वहीं कानपुर के रहने वाले आदित्य गुप्ता का धर्म परिवर्तन राहुल भोला ने कराया।
हम आपको धर्मांतरण गैंग का पूरा सच दिखाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे धर्म परिवर्तन के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल हो रहा था, और एक कोडवर्ड ने तो यूपी की जांच एजेंसी को भी सख्ते में डाल दिया। आपको दिखाते हैं कि कैसे धर्मांतरण गैंग पर बीजेपी सांसद रवि किशन ज्वालामुखी की तरफ फट पड़े हैं। देश में इस वक्त धर्म परिवर्तन का भूचाल आया हुआ है। धर्मांतरण को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और धर्मांतरण को लेकर एक से एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आखिर धर्मांतरण का सच क्या है? क्यों धर्मांतरण को देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बताया जा रहा है? आज हम स्पेशल रिपोर्ट में धर्मांतरण पर एक और बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी सांसद रवि किशन ने कैसे धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। खबर आ रही कि पूरे देश के हर राज्य में ये सिंडिकेट काम कर रहा है। ये अभी अंदरूनी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और ये लाखों की तादाद में और करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड इनको विदेशों से आया हुआ है। इनका काम है कि हिंदुओं का नाश करो। इनका काम है ये सिंडिकेट का हिंदुओं को जड़ से खत्म करो, क्योंकि एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदू ज्यादा बसते हैं, और ये बहुत बड़ी इसमें विदेशी ताकतें ज्यादा लगी और विदेशों का पैसा है। तो सुना आपने रवि किशन धर्मांतरण को लेकर क्या कह रहे हैं, इसे कितनी बड़ी साजिश करार दे रहे हैं, और तो और रवि किशन ये भी कह रहे हैं कि धर्मांतरण के जरिए देश में हिंदुओं को खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है इस वक्त हिंदुओं के लिए। पूरे देश का हिंदू इस वक्त चिंतित है कि क्या भविष्य होगा, कैसे जाएंगे, कैसे हमारे बच्चे होंगे, क्या हमारी जनरेशन को खत्म किया जा रहा है। आतंकवाद 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद खत्म हुआ 99%। तो अब इस तरह से देश को जड़ों से खत्म करना है कि इस जात को खत्म कर दिया जाए जिसका नाम हिंदू है, और ये प्लानिंग है। और अब देखिएगा पूरे देश में से ये सिंडिकेट निकलेगा जहां पर ये कहा है कि हिंदू बच्चों को, हिंदू बेटियों को, इन्हों को इनका धर्म परिवर्तन करो, ये जात को खत्म करो, इनकी जड़ें खत्म करो, आने वाली नस्ल इनकी खत्म करो। जिस तरह से दिल्ली के जामिया नगर से 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी के बाद धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट का खुलासा हो रहा है, अब इस मुद्दे को बीजेपी सांसद रवि किशन संसद में उठाने का ऐलान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक अपराध इस देश में हो रहा है, और इस मुद्दे को मैं डेफिनेटली सदन में उठाने वाला हूं, और एक कठोरतम अपराध के रूप में इसको लिया जाएगा। इसकी कानूनी सजा बहुत बड़ी होगी। ये क्या साजिश है? ये मतलब देश के खिलाफ, मैं इसको एक देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध, एक देश के खिलाफ एक मुहिम देख रहा हूं कि एक देश विरोधी मुहिम है। जिस तरह से आतंकवाद एक मुहिम है, ये भी एक आतंकवाद ने दूसरा चेहरा अपना पहना हुआ है। डेफिनेटली ये टेरर की तरह ही है कि एक नस्ल को खत्म करना, एक इंसान को उसके परिवार से छीन के उसको अलग, उसकी कम्युनिटी को कम करते जाना, उसकी आबादी को, उस धर्म की जो हिंदू धर्म है उसकी आबादी को खत्म करना। मैं इसको आतंकवाद का एक दूसरा चेहरा देख रहा हूं, और ये बहुत ही आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़े खतरे का अंदेशा दे रहा है भारत देश के लिए। एक तरफ तो रवि किशन की धर्मांतरण के खिलाफ ये ललकार है, दूसरी तरफ धर्मांतरण रैकेट को लेकर यूपी एटीएस के बेहद चौंकाने वाले खुलासे हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो है धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कोडवर्ड का। धर्म परिवर्तन के लिए कोडवर्ड का बड़ा खुलासा। धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे 7 कोडवर्ड। यूपी एटीएस ने 7 में से 6 कोडवर्ड को किया डिकोड। धर्म परिवर्तन का 7वां कोडवर्ड अब भी बना है रहस्य। देश के अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण की पड़ताल में लगी यूपी एटीएस को जैसे ही धर्म परिवर्तन के कोडवर्ड मिले, हर कोई हैरान रह गया। ये सिंडिकेट से जुड़े लोगों के लिए सुरक्षा एजेंसियों से बचे रहने का आसान तरीका था। यही नहीं, इस नेक्सस के लोग धर्म बदलवाने के इस खेल में सामान्य बोलचाल की बजाय कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। चलिए आपको अब वो कोडवर्ड भी दिखाते हैं। कोडवर्ड रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम का मतलब धर्म परिवर्तन करना। कोडवर्ड मुतक्की का मतलब हक और सच की तलाश। कोडवर्ड रहमत का मतलब विदेश से आने वाला फंड। कोडवर्ड सलात का मतलब
नमाज। कोड वर्ड अल्लाह के बंदे का मतलब सोशल पर वीडियो लाइव कराने वाला शख्स। कोड वर्ड मोबाइल नंबर, जन्मतिथि का मतलब धर्म परिवर्तन का नाम। कोड वर्ड कौम का कलंक का मतलब अभी तक डिकोड नहीं हुआ है। कोड की बात करेंगे, कोड में शायद किसी पर्टिकुलर कौम को लेकर बोला गया है, आप कुछ शेयर कर पाए जो शेयर करने लायक चीज हो? देखिए, अभी तो जांच पड़ताल हो रही है। धार्मिक जो है, जो धर्म परिवर्तन की जो बात है उस पर हम लोगों की नजर है, क्योंकि हमारा यहाँ एक्ट है कि अगर इलीगल धर्म परिवर्तन हुआ तो उस पर कार्रवाई करें, तो उस पर ही जांच पड़ताल की जा रही है। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कई प्रदेशों में ये फैला हुआ है। इस 7 कोड वर्ड में से कौम का कलंक कोड ने एटीएस को भी मुश्किल में डाल दिया है। अब इसका मतलब खोजा जा रहा है। यूपी एटीएस का दावा है कि इन्हीं कोड वर्ड के जरिए धर्मांतरण गैंग ने पिछले दिनों 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी सांसद रवि किशन धर्मांतरण के खिलाफ दहाड़ रहे हैं। सिर्फ रवि किशन ही नहीं, यूपी के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा और देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ बड़े एक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच धर्म परिवर्तन गैंग को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो ये कि उमर गौतम की टीमें कैसे मूक बधिर छात्रों को मुस्लिम बनाने में जुट जाती थी। एक धर्म परिवर्तन कराने पर आरोपियों को पैसे दिए जाते थे। अब यूपी एटीएस की टीम उनके खातों को फ्रीज कर सभी लेन देन की जांच में जुट गई है। राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान और इरफान। एटीएस ने यूपी में धर्मांतरण के रैकेट का भंडाफोड़ करना शुरू किया तो 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों की गिरफ्तारी धर्मांतरण गैंग के सरगना उमर गौतम और जहांगीर आलम की रिमांड के दौरान हुई पूछताछ की वजह से हुई है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इरफान को महाराष्ट्र के बीट से पकड़ा है तो राहुल भोला को दिल्ली से, जबकि मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इरफान तरह तरह के लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार करता था। इसके बाद इस्लामिक दावा सेंटर में जाकर मुख्य आरोपी उमर गौतम और जहांगीर आलम के साथ मिलकर धर्मांतरण का सर्टिफिकेट बनवाता था। दिल्ली से पकड़ा गया आरोपी राहुल भोला भी मूक बधिर है। ये इरफान खान के साथ मिलकर मूक बधिरों को धर्मांतरण की तरफ मोटिवेट करता है। इसने ही मन्नू यादव समेत कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, जबकि मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान मूक बधिर है और इसने ही कानपुर के आदित्य गुप्ता का धर्मांतरण कराया था। महाराष्ट्र के बीट से गिरफ्तार आरोपी इरफान ख्वाजा खान एक इंटरप्रेटर है, जो कि दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर का काम करता है, जिसके कारण ये मूक बधिर लोगों के बीच अच्छी पहुंच रखता है। इरफान खान मूक बधिरों को इस्लाम का ज्ञान देता है और गैर धर्मों की बुराइयां करता है। एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश में काम करता आया है। ऐसे इसकी जो चर्चा आई है सामने देखने में, और उत्तर प्रदेश में जो इनसे संबंधित लोग थे, पूरी जांच पड़ताल के बाद उनको चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई को प्रारंभ किया गया है। और ये निश्चित है कि जो लोग भी इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई करेगी। यूपी में धर्मांतरण गैंग के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। पीलीभीत से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। तो हमीरपुर जिले की राठ कोतवाली में 2 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है, जबकि आजमगढ़ में 20 मदरसों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 400 फर्जी टीचर मिले हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में भी मास कन्वर्शन, जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन, पैसे के द्वारा कन्वर्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। इसलिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स इसके विषय पर भी कुछ एक्ट भी बना रहे। मेरा को पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऐसे इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए सक्षम है। आने वाले दिन में काम शुरू भी किया है, आने वाले दिन में और सख्त काम करेंगे। धर्मांतरण का ये नेटवर्क छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसके सीधे तार फिलीपींस के घोषित आतंकी बिलाल फिलिप से जुड़े हैं।
सूत्रों की माने तो बिलाल फिलिप की मदद से उमर गौतम की इंस्टीट्यूशन आईडीसी को विदेशों से फंड मिल रहा था। इंटरनेशनल तस्कर के रूप में मशहूर बिलाल दोहा कतर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। इंडिया से धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम बनाए गए युवाओं को इसी ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने की योजना थी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हैदराबाद की घटना है, दिखाते हैं आपको तस्वीरें। ऐसा नशा चढ़ा हुआ था, आप देखिए ऑडी कार वाले को, मतलब ऑटो पर चढ़ा डाली ऑडी, रौंद डाला। ऑडी ने मारी ऑटो में टक्कर, ऑडी की टक्कर से उड़ गया ऑटो, होश उड़ा देने वाली भयंकर टक्कर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से दिल दहलाने वाले एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेज रफ्तार से आ रही ऑडी कार एक ऑटो को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सड़क पर गुलाटियां खाते हुए चला गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 27 जून की सुबह 5:30 बजे सुजीत अपने दोस्त आशीष की किसी पार्टी से लौट रहा था। कार सुजीत चला रहा था। दोनों ने शराब पी रखी थी और स्पीड बहुत तेज थी। जैसे ही ऑडी ने ऑटो को टक्कर मारी, ऑटो के तो जैसे परखच्चे से उड़ गए। ये एक्सीडेंट इन ऑर्बिट मॉल के पास हुआ। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।